नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम आपको पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर थर्ड का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रह गए थे उनके बारे में बताएंगे, फंक्शंस के एग्जांपल, साथ ही साथ हम आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे जिसका इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रोल है और आगे के सभी चैप्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब वो जो डेफिनेशन है ये आज जो डेफिनेशन होने वाले लेक्चर के अंदर वो डेफिनेशन आपका क्या है, इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिस है। ठीक है भाई, क्या इसका बेसिक है, तो बेसिक डेफिनेशन है वो, तो उन डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ इन फंक्शंस के बारे में आप अच्छे से जानें। ठीक है भाई, तो देखिए लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने आपको टोटल 4 फंक्शंस के बारे में बताया था। पहला तो कौन सा था आपका, फर्स्ट था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा था, सेकंड था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड आपका था कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ था आपका लॉगरिथम और अब ये फिफ्थ आपका रेशनल फंक्शन और नेक्स्ट आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनकी बात करेंगे जिनमें से हमने टोटल 4 फंक्शंस के हमने लास्ट के लेक्चर में बात करी। अब देखो आपका नेक्स्ट आपका एग्जांपल है जो कि क्या है, f of z बराबर tan z। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है f of z बराबर tan z। ठीक है, जहां पे z बराबर क्या है, z बराबर है x plus iota y। ठीक है, देखिए भाई आप जानते हैं कि w बराबर क्या होता है, f of z, और f of z बराबर क्या होता है, u of xy प्लस आयोटा v of xy। ठीक है, और f of z की वैल्यू क्या है, f of z की वैल्यू यहाँ पे tan of z। ठीक है, तो यहाँ पे f of z की वैल्यू tan of z है, तो u of xy प्लस आयोटा v of xy की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी tan z। tan z बराबर क्या होता है, आप जानते हैं tan z बराबर होता है sin z बटा cos z। ठीक है, tan z बराबर क्या होता है, sin z बटा cos z। अब देखिए z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x प्लस आइटा y, तो tan z की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x प्लस आइटा y अपॉन sin अपॉन cos x प्लस आइटा y। ठीक है, तो u ऑफ xy प्लस आइटा v ऑफ xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी sin x प्लस आइटा y अपॉन cos x प्लस आइटा y। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में मैंने देखा कि यहाँ पे हर के अंदर कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि कौन सा है, cos। तो मैंने यहाँ पे cos x प्लस आइटा y है, इसको मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने कंप्लीटली अंश व हर के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अंश व हर के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने cos ऑफ x माइनस आइटा y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, मैंने क्या कर दिया, अंश व हर के अंदर इस फंक्शन को cos ऑफ x माइनस आइटा y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन x प्लस आयोटा y इंटू कॉस ऑफ x माइनस आयोटा y बटा कॉस ऑफ x प्लस आयोटा y इंटू कॉस ऑफ x माइनस आयोटा y। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, साइन जेड बटा कोस जेड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जब भी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने कैसे बनाया, ये जो आपके कोस जेड फंक्शन है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके कॉन्जुगेट्स के करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z1 अपॉन z2 बार का, तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व करते हो, कि आप क्या करते हो, इसको z2 बार से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अंश में हर में z2 बार से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखते हो क्या आता है, यहाँ पे आता है z1 इंटू z2 बार बटा z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, यही आता है। तो यहाँ पे मैंने इसका मॉडुलस का स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, cos z बार से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए cos z बार से मल्टीप्लाई कर, z बार की वैल्यू होती है x माइनस आइटा y, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस जो फंक्शन है इस फंक्शन में मैंने क्या किया, इसमें मैंने अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos b का। ठीक है, और 2 cos a cos b का। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मान आता है, आपको पता है 2 sin a प्लस cos b क्या होता है, 2 sin a प्लस cos b क्या होता है, 2 sin a प्लस cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये हो जाएगा sin x प्लस आयोटा y प्लस
एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई बटा 2 cos से cos b का मान क्या होता है? 2 cos से cos b होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ठीक है, ये क्या होता है? cos a माइनस b मतलब cos x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y प्लस cos ऑफ x सॉरी cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस b। तो cos ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो गया तो, और इधर x कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया? x कैंसिल हो गया, इधर आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच रहा है फ्रेंड्स? आपके पास लास्ट बच रहा है साइन 2x प्लस साइन 2 आयोटा y बटा cos 2x प्लस cos 2 आयोटा y। ठीक है, ये आपके पास बचा शेष। अब देखो sin 2x तो एज इट इज रहेगा, cos 2 आयोटा y क्या होता है? cos आयोटा थीटा क्या होता है? cos तो आयोटा थीटा क्या होता है? cos आयोटा थीटा होता है cos हाइपरबोला थीटा, और sin आयोटा थीटा क्या होता है? आयोटा sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा sin 2x तो एज इट इज जाएगा, sin 2x प्लस ये हो जाएगा आयोटा sin हाइपरबोला 2y बटा cos 2x एज इट इज रहेगा प्लस cos आयोटा 2y का मान कितना होगा? cos आयोटा 2y का मान होगा cos हाइपरबोला 2y। ठीक है, ये मान आ गया आपका। अब देखो ये किसकी वैल्यू है? ये आपकी वैल्यू है u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ x y। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ x y। ठीक है, अब देखिए इस cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y की वैल्यू इसमें दीजिए और इसका भाग इसमें इस टर्म में दीजिए। तो देखो क्या आता है आपके पास? फाइनली आपके पास आएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई बराबर साइन 2x बटा cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y प्लस आयोटा इंटू साइन हाइपरबोला 2y बटा cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y। ठीक है, दोनों पक्षों में करना है क्या आपको? वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। तो देखो दोनों पक्षों में काल्पनिक व वास्तविक दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने का। ठीक है, दोनों पक्षों में करना क्या है? वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमें प्राप्त होती है sin 2x अपॉन cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y। तो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होती है sin 2x अपॉन cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y, और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होगी sin हाइपरबोला 2y अपॉन cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका 5वां एग्जांपल कंप्लीट होता होगा। अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखो आपका कौन सा फंक्शन है? नेक्स्ट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो देखिए कैसे उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना है वो भी देख लीजिए। तो देखिए क्या आता है लास्ट आपका फंक्शन देखिए क्या है? f ऑफ z बराबर tan इनवर्स z। ठीक है, f ऑफ z बराबर tan इनवर्स z, जहाँ पे z की वैल्यू क्या है? जहाँ पे z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। ठीक है, जहाँ पे z की वैल्यू कितनी है? x प्लस आयोटा y है। अब देखिए आप जानते हैं कि w बराबर क्या होता है? f ऑफ z, और f ऑफ z की वैल्यू क्या होती है? u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई बराबर tan इनवर्स z। ठीक है, ये आप जानते हैं w बराबर कितना? f ऑफ z, f ऑफ z बराबर क्या होता है? u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, और f ऑफ z की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स z है। तो यहाँ से u प्लस आयोटा v की वैल्यू क्या मिल रही है? u प्लस आयोटा v की वैल्यू मिल रही है tan
इनवर्स जेड। ठीक है, u प्लस आईटा v की वैल्यू tan इनवर्स जेड मिल रही है, मतलब आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि z की वैल्यू क्या मिल रही है, z की वैल्यू मिल रही है tan ऑफ u प्लस आईटा v। ठीक है, z की वैल्यू क्या मिल रही है, tan ऑफ u प्लस आईटा v, मतलब x प्लस आईटा y की वैल्यू क्या मिल रही है, x प्लस आईटा y की वैल्यू मिल रही है tan ऑफ u प्लस आईटा v। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, tan ऑफ u प्लस आईटा v। अब देखिए x प्लस आईटा y की वैल्यू tan ऑफ u प्लस आयोटा v है, तो उसके कंजुगेट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y का कंजुगेट बराबर tan ऑफ u प्लस आयोटा v का कंजुगेट, ये किसके बराबर होगा, ये होगा tan ऑफ u माइनस आयोटा v के। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा tan ऑफ u माइनस आयोटा v के। ठीक है, तो देखिए x प्लस आयोटा y की वैल्यू tan ऑफ u प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y की वैल्यू tan ऑफ u माइनस आयोटा y है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से सहायता से आपको किसका मान निकालना है, u का और v का मान निकालना है। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि 2u क्या होता है, 2u होता है u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v। ठीक है, तो u को आप क्या लिख सकते हो, u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v। अब देखिए इसको आप 2u को आप u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v लिख सकते हो, तो दोनों पक्षों को आप क्या ले सकते हो, दोनों पक्षों का आप tan ले लो। ठीक है, दोनों पक्षों का आप क्या ले लो, दोनों पक्षों का tan लेने पर, तो देखो tan लेने पे क्या आता है, दोनों पक्षों का tan लेने पर देखिए क्या आता है, दोनों पक्षों का tan लेने पर देखिए क्या आएगा, यह आएगा tan 2u बराबर tan ऑफ u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v। ठीक है, u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v। आपको पता है tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसके फॉर्मूले से ऊपर को ये क्या हो जाएगा, tan u प्लस आयोटा v प्लस tan u माइनस आयोटा v अपॉन 1 माइनस tan u प्लस आयोटा v इंटू tan u माइनस आयोटा v। ठीक है, अब देखिए tan u प्लस आयोटा v की वैल्यू कितनी है, tan u प्लस आयोटा v की वैल्यू x प्लस आयोटा v और tan u माइनस आयोटा v की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा y। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan 2u की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या, tan 2u की वैल्यू होगी x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y अपॉन 1 माइनस x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। आपको पता है x प्लस आयोटा y क्या है, z, x माइनस आयोटा y क्या है, z बार, तो z इंटू z बार क्या होता है, mod z का स्क्वायर, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। तो ये देखो हो जाएगा आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो tan 2u की वैल्यू क्या आ गई, tan 2u की वैल्यू आ गई 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी u की वैल्यू। ठीक है, अब उसके पश्चात देखो u की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, अब इसी प्रकार आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसी प्रकार आप v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। v की वैल्यू देखो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, v की वैल्यू देखो भाई आप जानते हैं 2 आयोटा v क्या होता है, 2 आयोटा v क्या होता है, 2 आयोटा v होता है u प्लस आयोटा v माइनस u प्लस आयोटा v के बराबर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आयोटा v को लिख सकता हूँ u प्लस आयोटा v के फॉर्म के रूप में, माइनस फॉर्म में ले सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा u माइनस आयोटा v। अब मैं क्या करूँ, दोनों पक्षों का tan लेता हूँ, दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या आता है, दोनों पक्षों का tan लेने पर, तो दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या आता है, इधर आता है tan 2 आयोटा v बराबर
tan ऑफ u प्लस आयोटा v माइनस u माइनस आयोटा v। ठीक है, अब देखो u प्लस आयोटा v को आपने मान लिया a, u माइनस आयोटा v को मान लिया आपने b। ठीक है, तो tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 आयोटा b बराबर tan u प्लस आयोटा v माइनस tan u माइनस आयोटा v अपॉन 1 प्लस tan u प्लस आयोटा v इंटू tan u माइनस आयोटा v। ठीक है, tan u प्लस आयोटा v की क्या वैल्यू है, x प्लस आयोटा v, और tan u माइनस आयोटा v की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा y। तो देखो क्या हो जाएगा, tan 2 आयोटा v बराबर ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y बटा 1 प्लस x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। अब देखिए ये माइनस x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x प्लस का आयोटा y, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, आयोटा y कितना होगा, हो जाएगा 2 आयोटा y हो जाएगा। और आगे के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर। तो देखो क्या था, क्या आएगा इसके बाद पश्चात नेक्स्ट देखिए, इसके पश्चात आएगा tan 2 आयोटा v बराबर 2 आयोटा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, tan आयोटा 2v किसकी वैल्यू, tan आयोटा 2v किसके बराबर होगा, tan आयोटा 2v को आप क्या लिख सकते हो, sin आयोटा 2v अपॉन cos आयोटा 2v। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 आयोटा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन आयोटा थीटा क्या होता है, साइन आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा। ठीक है, तो होता है आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा, और cos आयोटा थीटा क्या होता है, cos हाइपरबोला थीटा। तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोला 2v, cos हाइपरबोला 2v। तो sin हाइपरबोला 2v अपॉन cos हाइपरबोला 2v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan हाइपरबोला 2v के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan हाइपरबोला 2v के बराबर, और ये हो जाएगा 2 आयोटा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा से कौन कैंसिल हो गया, आयोटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास शेष बचा tan हाइपरबोला 2v बराबर 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों क्या लो, tan हाइपरबोला इनवर्स लो, तो आपके पास क्या बचा नेक्स्ट 2v बराबर tan हाइपरबोला इनवर्स इनटू 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan हाइपरबोला इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई v की। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई v की। अब उसके पश्चात नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखिए सम्मिश्र फलन की सीमा। ठीक है, सम्मिश्र फलन की सीमा, तो सम्मिश्र फलन की सीमा है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए क्या होता है सम्मिश्र फलन की सीमा, तो देखिए सम्मिश्र फलन की सीमा। ठीक है, सम्मिश्र फलन की सीमा या फिर लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो देखो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट क्या होती है वो देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक। ये आपके आज के लेक्चर की क्या है, लास्ट डेफिनेशन है। ठीक है, आज के लेक्चर की ये क्या है, लास्ट डेफिनेशन है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट क्या होती है। देखो भाई आपने क्या किया, एक फंक्शन लिया है जो आपने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी के किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट डी से सी में। ठीक है, आपने फंक्शन लिया f जो डिफाइन हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी के किसी भी सबसेट डी से सी में। ठीक है, किस डी से सी में डिफाइन हो रहा है, और किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है कि एफ डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है,
किस प्रकार डिफाइन हो रहा है, w बराबर f ऑफ z बराबर u ऑफ x y प्लस i w ऑफ x y, जहां पे u ऑफ x y u ऑफ x y की वैल्यू क्या है u और v ऑफ x y की वैल्यू क्या है v, मतलब जहां पे u और v क्या है, u और v x और y के वास्तविक मान फलन, ठीक है, u ऑफ x y क्या है और v ऑफ x y x और y के वास्तविक मान फलन, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने डोमेन डी से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, दोबारा सुन लीजिए, आपने फंक्शन लिया है जो डिफाइन हो रहा है डी से सी में, ठीक है, डी से सी में डिफाइन किया, जहाँ सी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, जिसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिनका फॉर्म एक्स प्लस आई होगा, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है रियल नंबर, आई के बराबर है रूट -1, और जहाँ पे ये जो डी है ये क्या है, ये सी का कोई सबसेट है, ठीक है, डी क्या है यहाँ पे सी का कोई सबसेट है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये डिफाइन किस प्रकार हो रहा है, तो w बराबर f ऑफ z बराबर u ऑफ x y प्लस i v ऑफ x y, जहाँ पे u ऑफ x y की वैल्यू u है और v ऑफ x y की वैल्यू v है, और ये दोनों के दोनों क्या है x और y के वास्तविक मान फलन है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, डोमेन से कोई भी पॉइंट लिया z0, ठीक है, डोमेन से आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया z0, मतलब डोमेन से आपने कोई सा भी पॉइंट लिया, वो क्या है z0 है, मतलब z0 क्या है d का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है। और आपने क्या माना कि आपने माना कि एप्सिलॉन क्या है, न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब देखिए अब आपने ये जो पॉइंट z0 लिया है, पॉइंट z0 लिया है, आपने न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन लिया है, ठीक है, तो देखो z0 के लिए एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार से विद्यमान हो, या फिर ईच z0 के लिए एक न्यूनतम, भाई ये जो प्रत्येक z0 है ना, इस z0 के लिए एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही हो कि f ऑफ z मॉड f ऑफ z माइनस एल की वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो मोड z माइनस z0 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन डेल्टा होगी, ठीक है। या फिर आप ये कह सको कि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मोड f ऑफ z माइनस l की वैल्यू मोड f ऑफ z माइनस l की वैल्यू एप्सिलॉन छोटी है, जहां मोड z माइनस z0 की वैल्यू क्या है, लेस देन डेल्टा है, तब फंक्शन f ऑफ z की लिमिट क्या कहलाती है, तब फंक्शन f ऑफ z की z बराबर z0 पर सीमा क्या कहलाती है, सीमा l कहलाती है, ठीक है, तब फंक्शन f ऑफ z की z बराबर z0 पर सीमा क्या कहलाती है, l कहलाती है, जिसको किस प्रकार से लिखते हैं, जिसको लिखते हैं लिमिट z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z बराबर l, ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z बराबर l, ठीक है, जहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि f ऑफ z l की ओर कन्वर्ट हो रहा है, कब, जब z किसकी ओर कन्वर्ट हो रहा है, z कन्वर्ट हो रहा है z0 की ओर, ठीक है, जब z किसकी ओर कन्वर्ट हो रहा है, z0 की ओर कन्वर्ट हो रहा है। दोबारा से देख लीजिए, आपने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया या कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया f जो डिफाइन हो रहा है डी से सी में, किस प्रकार से w बराबर f ऑफ z बराबर u ऑफ x y प्लस i v ऑफ x y, u ऑफ x और v ऑफ x y क्या है, वह x और y के वास्तविक मान फलन है, और आपने क्या किया, डोमेन में से डोमेन डी में से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया z, ठीक है, और एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या मानी एप्सिलॉन। अगर इस प्रत्येक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन के लिए एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि मोड f ऑफ z माइनस l की वैल्यू एप्सिलॉन छोटी है, वैल्यू एप्सिलॉन छोटी हो, तो मोड z माइनस z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, ठीक है भाई, मतलब ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ऐसा मिलना चाहिए कि इसकी वैल्यू किससे छोटी हो, एप्सिलॉन से छोटी हो, जहाँ पे मोड z माइनस z0 की वैल्यू किससे छोटी हो, डेल्टा से छोटी होगी, तब ये l क्या कहलाती है, तब ये l इस फलन f ऑफ z की z बराबर z0 पर सीमा कहलाती है, ठीक है, या फिर f ऑफ z की z बराबर z0 पर सीमा क्या होगी, f ऑफ z की z बराबर z0 पर सीमा होगी l, या तो l सीमा कहलाएगी f ऑफ z की z बराबर z0 पर, या फिर आप ऐसे बोल दो कि f ऑफ z की z बराबर z0 पर सीमा कितनी है,
एल है। इसको किस प्रकार से लिखते हैं कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल। ठीक है, किस प्रकार से लिखते हैं लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल। एक बात और, लिमिट जेड टेंडिंग जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल है, तब इसको क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड किसकी ओर कन्वर्ट हो रहा है, एल की ओर कन्वर्ट हो रहा है। कब हो रहा है एफ ऑफ जेड एल की ओर, कब जा रहा है, कब अग्रसर हो रहा है, जब जेड किसकी ओर अग्रसर हो रहा हो, जब जेड अग्रसर हो रहा हो जेड नोट की ओर। ठीक है, जब जेड किसकी ओर अग्रसर होना चाहिए, जेड नोट की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगर एफ ऑफ जेड एल की ओर जा रहा है तो मतलब जेड किसकी ओर जा रहा होगा, जेड नोट की ओर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट हो गई है। ठीक है, और ये जो आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे कंप्लीट होगा। इसकी जो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिखाऊंगा और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कंटिन्यूटी हुई, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हुई। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।